नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे है और आप देख रहे हैं देसी दुनिया देसी तड़का। बहुत दिनों से कोई वीडियो डाला नहीं, टाइम नहीं मिल पा रहा था तो ऐसा हो नहीं पाया। और आज मैंने अपनी धर्मपत्नी से बात करी कि मुझे कोई वीडियो डालना चाहिए, तो ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चल रही है आजकल। आजकल क्या चल रहा है? तो उसने मेरे को जवाब दिया कि आजकल वो फिश फिश जोक चल रहा है। ओरिजिनल नाम नहीं ले सकते, क्या पता गरीबी में आटा गीला कर दे कोई, तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैंने कहा यार तू यार मजाक मत कर। तो मेरे को बोला तू कर ले। मैंने कहा तू आज लड़ने के मूड में है। तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मैं कहा ये तो अच्छी बात है। तो कहा बता तो सही। तो उसने मेरे को बोला कि आजकल तो बकवास ही चल रही है, तुम भी बकवास करके देख लो। तुम्हारी बात कोई सुन ले तो सुन ले, वैसे भी के यूट्यूब पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं और तुमको देखने वाले भी बहुत सारे हैं। मैंने कहा यार ये बात तो तू सही बोल रही है। कहती है कि प्रो की मजाक उड़ा उड़ा के लोग पैसे बना रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कोई पैसे वैसे नहीं बना रहे हैं, केवल एक ही बंदा है जो लोगों की बेइज्जती कर कर के पैसे कमा रहा है, बेइज्जती कर कर के पैसे कमा रहा है, और वो है हमारे आदरणीय श्री कपिल शर्मा जी। और केवल चंदू के मुंह पर उन्होंने कम से कम 20,000 से ज्यादा चुटकुले बना के तैयार रखे हुए हैं। और चंदू पैदा हुआ तो डॉक्टर ने क्या कहा, इस बात पर 20-25,000 और बना रखे। वो आदमी चंदू चंदू के 2-4 करोड़ रुपए कमा चुका होगा अभी तक। अरे यार ये 2-4 करोड़ कहाँ बोल रहा हूँ, वो अरबपति है, अरबों कमाए होंगे उसने इस चीज के। मैंने कहा कि यार ऐसा करता हूँ, बहुत दिन हो गया, कुछ ना कुछ तो वीडियो बनाते हैं, और कुछ नहीं तो अपने परिवार की जानकारी दे दूंगा सबको। तो बोले तेरे तुम्हारे परिवार बोले क्या साले बाबर के खानदान के हैं जो लोग याद करेंगे, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा फलाना ढिकड़ा वगैरह वगैरह। मैंने कहा तू छोड़ना है यार, तू हर चीज में टांग क्यों खींच रही है। तो सारी बातों को छोड़कर सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और लाइक और कमेंट करते हैं। बाकी आज बातचीत फैमिली पर ही कर लेते हैं। हमारी फैमिली के सबसे बड़े सदस्य श्रीमान त्रियुगी नारायण जी पांडे, हमारे दादाजी, वो बहुत ही विद्वान और इंटेलिजेंट आदमी। अभी 87 नॉट आउट खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये बंदा शतक जरूर लगाएगा हमारे खानदान का। बाकी ज्यादातर के टिकट कटवा दिए उन्होंने, वही चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अभी तो और चलेंगे वो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हमारे जीवन में, हमारे मतलब मेरे 2-4 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और ये एकमात्र प्रोडक्ट है जो आजादी से पहले के हैं हमारे खानदान में, तो उस नाते इनका रेस्पेक्ट बनता है। दूसरा, ये हेडमास्टर थे और इनके मात्र 8 बच्चे बच्ची हैं, मतलब इन्होंने किए, जिसमें 4 लड़के 4 लड़कियां, बराबर इक्वल। टीचर थे ना, इसलिए समानता का ध्यान रखा। और भी जो इन्होंने काम किया वो ये है कि इन्होंने इसके बाद में ऑपरेशन भी करवाया और इंदिरा गांधी की सरकार को खुश किया। उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी और सबके जो ऑपरेशन किए गए थे उनमें नसबंदी में इनका भी हुआ था। मुझे लगता है अगर उस वक्त
ये प्रोग्राम नहीं रोका गया होता तो शायद आज मेरे 5-7 काका और बुआ और होते। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया, दीवारों से टकरा कर गिर गए थे तो आंखों का ऑपरेशन करवा लिया। तो मैंने उनसे बोला कि आप थोड़ा, उनको कान से कम सुनाई देता था, मैं कान का ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? तो वो मेरे को बोलते कि बेटा जितना सुनना था उतना सुन लिया, अब कुछ नहीं सुनना, देखना जरूरी है इसलिए आंखों का करवा लिया। मैं कहा यार ये आदमी है तो जोरदार भाई। इनकी लाइफ का एक मजेदार किस्सा मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि मैं शायद उस वक्त चौथी 5वीं में पढ़ता हूँ, काफी छोटा था। ये लोग प्रतापगढ़, जो कि हमारे गांव से पास में पड़ता है, वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत सीमेंट वगैरह और वो लकड़ी के बारसो क्या बोलते हैं उनको, जो दरवाजे वरवाजे के जो होते हैं, वो सारा सामान लेकर प्रतापगढ़ गए। शाम को वापस सारा सामान लेकर फिर आ गए। मैंने कहा ये क्या हुआ? ये लोग जहां गए थे वहां पहले से मकान बना हुआ था, इनकी आधी जमीन के ऊपर तिरछा सा, मतलब आधी जगह टेढ़ी मेढ़ी सी छुटी हुई है और उसके अंदर टेढ़ा मेढ़ा सा उस सामने वाले ने अपनी बॉर्डर निकाल के पूरा मकान पे कब्जा कर रखा है। इन लोगों ने जाकर अपनी जमीन भी चेक नहीं करी, इतने महान लोग हैं। तो अब मैं आपको क्या बताऊं। चलो दूसरे नंबर की बात करते हैं। ये तो थे मेरे दादाश्री, जो अभी तक नॉट आउट है, लेकिन दूसरे नंबर पर आती है मेरी दादी, जो टाइम पर टपक गई। उन्होंने लगभग 20 साल करीबन हो गए हैं उनको गुजरे हुए, लेकिन वो लेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आई लव माय दादी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, एक बार गांव में चोर आए, पूरे गांव में लोग डर के घर में घुसे हुए हैं। ये वो लठ होती ना बांस की, वो लकड़ी लेकर चोर के पीछे दूसरे गांव का आधे रास्ते तक छोड़ कर आई उनको बकायदा। चोर कंफ्यूजन में थे कि साला हमको डरना चाहिए कि इसको डरना चाहिए। इसके बाद आती हैं हमारी सारी बुआएं। 4 बुआ जी हैं हमारी, चारों की शादियां हो गई, वो अपने अपने घर चली गई। एक अंकल निकल लिए घूमने, वापस ही नहीं आए वो, और एक अंकल एक्सपायर हो गए। तो अब बचे 2 जने, यानी कि मेरे पिताजी और उनके छोटे भाई, उनके अंकल, मतलब मेरे अंकल। इन दोनों को पता नहीं क्या बांटना है। इन लोगों की एज लगभग 70 करीबन है। ये दोनों बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। एल शेप की एक जमीन है, उसको इन्होंने एस शेप का कर दिया है, पता नहीं अजीब तरीके से बांटते बांटते। और हमारे जो दादाजी हैं, मेन सल्तनत के मालिक, उन्होंने अभी तक इन लोगों का बंटवारा नहीं किया। हमारा तो नंबर ही नहीं, हम तो ऐसे ही हवा में लटक। ये लोग बीच बीच में लड़ते रहते हैं, ठीक है। एक बार वो उससे लड़ेगा, दूसरी बार जाएगा तो वो। मेरे पिताजी के पास तो फिर भी चलो एक प्लस पॉइंट है कि उनकी फैमिली उनके साथ है। मेरे अंकल के साथ तो वो भी नहीं। और वैसे भी वो टीचर प्रिंसिपल जो भी है, वो मतलब बहुत पैसा उन्होंने कमा रखा है। तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो चिल्लर जितनी जमीन का करेंगे क्या। कौन से हमारे पास 50-60 बीघा जमीन है जिसका उनको मालिकाना हक चाहिए? कुछ नहीं है, जिसके लिए दोनों लड़ झगड़ रहे हैं। और लगभग पिछले 10 साल से इन्होंने घर परिवार की शांति पर बात कर रखी है। इसके बाद नंबर आता है मेरी माताश्री का। वो उनके खानदान में यही कोई 7 भाई और 4 या 5 बहनों में सबसे छोटी थी। यानी कि मेरी जो सबसे बड़ी मासी जी है, वो मेरी नानी के बराबर लगती थी, और उनके बच्चे बच्ची मेरे पिताजी के बराबर उम्र के। तो मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है कि जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब तक मैं दादाजी बन चुका था उनके परिवार की तरफ से। कोई और मेहनत करके दादाजी बना चुका था मुझे। और
मेरी जो माता जी है वो घर में सबसे छोटी थी, तो सबसे ज्यादा लाड़ प्यार उनको मिला। तो वो अभी भी मतलब 65 करीबन तो हो गई हैं, उनका बिहेवियर वही वाला है। मुझे कभी कभी लगता है कि वो मेरी माँ नहीं है, मैं उसका बाप हूँ। मैंने उन्हें पाल पोस के बूढ़ा किया है, उन्होंने मुझे बड़ा किया है, मैंने उन्हें बूढ़ा किया है। वो वाला मामला चल रहा है हमारे। इसके बाद नंबर आता है हमारी वाइफ का। जो मेरी वाइफ है वो भी उसके घर में सबसे छोटी है। और जानते हो, मैंने मेरी माँ ने जब मुझसे पूछा कि भाई तेरी शादी करनी है, तुझे कैसी लड़की पसंद है, मैंने मेरी माँ से एक ही बात बोली थी कि भाई तुम्हारी मर्जी पड़े, जैसी लिया ना मैं कर लूंगा। एक बात का ध्यान रखना, आपके जैसी नहीं होनी चाहिए। आप मानोगे नहीं, मेरी माँ में और मेरी वाइफ में कोई अंतर नहीं है। दोनों सेम है, दोनों की बात करने का तरीका सेम है, सोचने का तरीका सेम है। एक तरीके से नाराज होती है, एक तरीके से खुश होती है, सब कुछ सेम है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, इन दोनों की ऐसी कोई खास विशेष आपस में बनती नहीं। हाँ, ये धक्का लेती है, मतलब बहुत अच्छी अदाकारा है दोनों, अदाकारी बहुत अच्छी करती है। दोनों की आपस में ठीक ठाक मतलब यूं चलती है, लेकिन सेम कैंडिडेट दोनों प्लस प्लस है तो मामला बन नहीं रहा। वो वाली बात है। ये दोनों मुझे एक दूसरे की गलतियां भी गिनवाती है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये किसकी बात कर रही है, क्योंकि मुझे दोनों में सेम गलती नजर आती है। मैंने शादी से पहले अपनी वाइफ की सिर्फ एक फोटो देखी थी, उसके बाद सगाई होने तक हमने आपस में एक दूसरे से न तो मिले न कोई बात हुई। उस टाइम पे ऐसा होता भी नहीं था, मतलब मोबाइल नए नए चले थे वगैरह वगैरह, ज्यादा महंगे वाले मोबाइल हमारे पास थे भी नहीं। तो सगाई में मैं जब बैठा हुआ था, तो हमारी सगाई यानी हमने अंगूठियां एक्सचेंज कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने टेढ़ा होकर शक्ल देखी, मैंने कहा एक बार देख तो लें कि अपन शादी कर किससे रहे। फिर उन लोगों ने हमें दरवाजे के बीच में कहीं खड़ा किया और बोला कि आप लोग आपस में बात कर लो। तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि आपने क्या किया है। उसने जवाब दिया कि मैंने एमए किया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया है, मैंने भी किया है। उसके बाद में हम आ गए। यही बात हुई हमारी। बातें बहुत लंबी चौड़ी है, आगे भी करते रहेंगे। हमारे पास काम क्या है, बस टाइम निकालना है, बातें करना है। आप सुनोगे तो हम बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे, आप कैच करते रहना। मजाक कर रहा हूँ, मतलब बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप सुनते रहना। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं लगे तो जय राम जी की। आप भी खुश, हम भी खुश। यहाँ तक आप आए हैं और आपने देखा है, तो अब इससे ज्यादा बड़ा बनाना ठीक नहीं है। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, बहुत सारे विषयों पर करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी हंसी मजाक करेंगे, और बहुत सारा घूमेंगे फिरेंगे, खाना बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे जो हमें आता है। तो बड़े दिनों बाद आपसे मिले और बातें करी, अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बाय बाय, गुड नाइट। आगे क्या बोलते हैं, जय राम जी की।